हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का सेकंड एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। अ क्विक रिसर्च इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा है कनाडा और इंडिया के बीच के रिश्तों में आने वाली नई नई गर्मजोशी के ऊपर। बहुत वक्त से रिश्ते खराब हैं खालिस्तानियों को लेकर के, कनाडा और इंडिया के, लेकिन अब G20 की प्रेसिडेंसी के बहाने इंडिया और कनाडा आपस में नज़दीक आ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल को इस क्विज के साथ में। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने हैं। एक क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन का रखा है, बाकी क्वेश्चन मिलेंगे आपको वोकैब और ग्रामर के। जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूं आर्टिकल पढ़ने के दौरान, उन सभी को इस पे अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्विज के क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। चलिए शुरू करें आर्टिकल को। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहे जी अ क्विक रीसेट। देखिए, रीसेट का मतलब आप जानते ही हैं, किसी चीज़ को फिर से शुरू करना, सेट करना, रीस्टार्ट करना। और क्विक का मतलब होता है जल्दी से। तो कनाडा और इंडिया के रिश्ते ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं पिछले 10 से 20 सालों में अगर आप देखें तो। लेकिन G20 की प्रेसिडेंसी मिलने पे अब लगता है कि क्विक रीसेट का वक्त आ गया है। बहुत जल्दी से दोनों के रिश्ते रीसेट हो रहे हैं, फिर से गर्मजोशी की तरफ बढ़ रहे हैं। टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे, क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी इंडिया एंड कनाडा आर लुकिंग एट द बिग पिक्चर एज दे पुट बिहाइंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कह रहे दोनों जो कंट्री है ना, कौन कौन सी भाई, इंडिया एंड कनाडा। कह रहा है ये दोनों कंट्रीज मिल करके लुक ऐड कर रही हैं, इस चीज़ की तरफ देख रही हैं। अच्छा, किसकी तरफ देख रही हैं भाई? बड़ी तस्वीर की तरफ देख रही हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स की तरफ देख रही हैं, बिग पिक्चर की तरफ। अच्छा, कैसे? कह रहा है जैसे ही दोनों कंट्रीज मिलके पुट बिहाइंड करती हैं, पीछे छोड़ती हैं आपस की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को, गलत फहमियों को। आगे बात समझ में? तो गलत फहमियों को पीछे छोड़ के बड़ी पिक्चर की तरफ दोनों कंट्रीज देख रही हैं, क्योंकि इन गलत फहमियों के पार दोनों कंट्रीज का एक बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फ्यूचर है। सेंटेंस मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। कनाडा इंडिया की वर्ब है आर लुकिंग एट, दे आया है इंडिया और कनाडा के लिए, इसकी वर्ब है पुट। अच्छा, ये कनाडा और इंडिया तो न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर समझते हो ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, और तीसरा कौन सा होता है? समझ गए ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं। न्यूट्रल जेंडर के लिए दे का इस्तेमाल किया गया है। क्या ये सही है या गलत है? सही है। बहुत स्टूडेंट्स के दिमाग में गलतफहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि न्यूट्रल जेंडर के प्लूरल के लिए दे का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे यहाँ पे चेयर्स रखी हैं, यहाँ पे 20 चेयर्स रखी हैं। अगर एक होती तो आप इसके लिए इट लगा लेते, ठीक है, इट इज अ वुडन चेयर। लेकिन अब 20 चेयर्स हैं तो प्लूरल हो गया है। अब प्लूरल के लिए आपको दे लगाना पड़ेगा। दे को लिविंग और नॉन लिविंग दोनों टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि दे सिर्फ आदमी और औरतों के लिए आता है। कुर्सियों के लिए भी दे आ सकता है, कंट्रीज के लिए भी दे आ सकता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी दे नाम के प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो ये कॉमन सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत स्टूडेंट्स को दिमाग से निकाल लेना। अच्छा, मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है जी गलतफहमी। इसको मिस एप्रीहेंशन या मिस गिविंग भी बोलते हैं। ये तीनों वर्ड्स गलतफहमी के सिनोनिम्स हैं। एक ग्रामर कॉन्सेप्ट करवा देते हैं आपको फटाफट से। लुक के बाद में आप ऐड को देखेंगे जब भी किसी चीज़ की तरफ आप देख रहे हो। समझ रहे हैं? किसी चीज़ की तरफ जब देख रहे हो। लुक से और भी फ्रेजल वर्ब बनती हैं। लुक अप का मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढना। लुक फॉर का मतलब होता है किसी चीज़ को तलाशना, है ना। तो इन चीज़ों की बात नहीं कर रहे हैं। जब किसी चीज़ की तरफ देखने की बात हो रही है ना, आप तस्वीर की तरफ देख रहे हैं, किसी ने आपकी तरफ देखा, तो देखने दिखाने के लिए लुक के बाद में ऐड का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये ऐड जो है ना, इन सभी एडजेक्टिव्स और नाउन के बाद जो है वर्ब्स के बाद में फिक्स्ड है। स्माइल एट, लाफ एट, एंग्री एट, सरप्राइज्ड एट एंड अलार्म्ड एट। आ रही है बात समझ में? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, साफ साफ सुंदर सुंदर। इस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको बहुत सारे। लुक के बाद में ऐट आएगा और इन बाकी सारी वर्ब्स और एडजेक्टिव्स के बाद में भी ऐट को रखना है फिक्स्ड। अब आप देख रहे हो एंग्री के साथ में विद भी लगा हुआ है और ऐट भी लगा हुआ है। तो एंग्री की कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। और कैसे डिफरेंट है? जब आप किसी चीज़ पे एंग्री होते हैं तो ऐट लगा के बताते हैं, और जब किसी इंसान से एंग्री होते हैं तो विद लगा के बताते हैं। मान लीजिए आपने मुझे कुछ गलत बात बोली, तो मैं उस गलत बात पे ऐट लगा के एंग्री हो जाऊंगा, और मैं आपसे विद लगा करके आपसे भी एंग्री हो सकता हूं। समझ में आ गई ना बात? किसी इंसान से एंग्री हो रहे हैं तो विद, किसी चीज पे एंग्री हो रहे हैं, किसी मुद्दे पे एंग्री हो रहे हैं तो ऐट। तो ऐट और विद एंग्री दोनों के साथ में, एंग्री के साथ में दोनों चलते हैं। अब यही प्रपोजिशंस आज के क्विज में आपसे पूछी हुई हैं, इनको अच्छे से देख लो। आगे बढ़ेंगे। इस आर्टिकल की पूरी वोकैबुलरी मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप इसको स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में जिन प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को एग्जाम्स की तैयारी के वक्त मॉक टेस्ट पास की ज़रूरत होती है,
तो मैं आप सभी को रिफ़र करूँगा, सजेस्ट करूँगा टेक्स्ट बुक का ईयरली मॉक टेस्ट पास। सेल इस पर एक्टिव हो चुकी है 8 से 10 फरवरी के बीच। 400 रुपये का मॉक टेस्ट पास आपको मिल रहा है 269 रुपये में। अब इस मॉक टेस्ट पास में एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस ऐसे सभी एग्जाम्स के तकरीबन 63,000 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। तो अलग अलग पास नहीं लेना है, एक ही पास में सभी एग्जाम्स कवर्ड हैं। फ़ायदा लेने के लिए सेल का आप जाएं कमेंट सेक्शन में, वहाँ रखा हुआ लिंक टेक्स्ट बुक का, उस पर क्लिक करें। 1 ईयर पास आपको दिखाएगा 299 का विद 63,000 मॉक टेस्ट। अब इस पर भी अलग से डिस्काउंट लेना, कोड लगाना अप्लाई करके YT10। जैसे इस कोड को अप्लाई करोगे 299 का पास आपको मिलेगा कितने में, 269 में। अगर पास की ज़रूरत थी तो दिस इज़ द राइट टाइम, सेल के चलते ही पास का बेनिफिट लें। चलिए अपनी वोकैब शीट है, 4 वर्ड्स आज हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल में जो आप देखने वाले हैं। रैंप अप, सर्कमवेंट, डायस्पोरा और प्लेबिसाइट। रैंप अप वर्ड मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है, तोड़ के ब्रेक करके। रैंप समझते हैं ना आप, रैंप घर के बाहर भी बनाते हैं हम, रैंप घर के अंदर जाने के लिए रैंप बनता है ना। तो रैंप को अगर बना करके आप किसी चीज़ को अप लेकर के आए, मान लीजिए अभी इसका लेवल है ये, फिर आपने उसके ऊपर एक रैंप बना दिया, फिर इसका लेवल और ऊपर ले आए, फिर रैंप बना दिया, इसका लेवल और ऊपर ले आए, फिर रैंप बना दिया और ऊपर ले आए। तो रैंप अप का मतलब होता है किसी चीज़ के लेवल को अपग्रेड करना, धीरे धीरे करके अच्छे लेवल पे लाना, है ना। वो घर के बाहर जो रैंप बनता है उससे ज़मीन की ऊंचाई, ज़मीन ऊंची हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, वैसे इसको याद रखना है। द गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर स्पेंडिंग बिलियंस टू रैंप अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। दुनिया भर की सरकारें हज़ारों करोड़ खर्च कर रही हैं, बिलियंस लगा रही हैं रैंप अप करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए अपने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब रैंप अप को स्केल अप, लेवल अप, स्टेप अप सभी के सभी वर्ड से बताया जा सकता है। आज आप रैंप अप नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे, फ्रेजर वर्ब है। अगला वर्ड है सर्कमवेंट, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। देखिए वेंट का मतलब है जाना और सर्कम का मतलब है घूम के, सर्कल में से गोल गोल। सर्कमवेंट का मतलब क्या है, यहाँ आप हो और यहाँ आपकी मंजिल है और बीच में है मंजिल के कोई परेशानी जिसकी वजह से आप पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो आप ऐसे तो जा नहीं पाएंगे, तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे चले जाएंगे या ऐसे चले जाएंगे, मतलब गोल घूम के कहीं जाना, इसको बोलते हैं सर्कमवेंट करना। बाईपास करना, वर्क अराउंड करना, किसी चीज़ को अवॉइड करके अपने काम को मैनेज करना। समझ रहे हो ना बात को। जैसे एग्जांपल देता हूँ एक सेंटेंस के जरिए, सम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ओपन देयर अकाउंट्स इन स्विट्जरलैंड एंड पनामा टू सर्कमवेंट इंडियाज टैक्स लॉज। कुछ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं जिनके पास 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा कैश में रहता है, दे आर HNIs। कह रहे कुछ ऐसे इंडियंस जो 5 करोड़ से ज़्यादा कैश रखते हैं अपने पास, कह रहे वो खोलते हैं अपने अकाउंट्स को स्विट्जरलैंड में और पनामा में। और क्यों, बाईपास करने के लिए, सर्कमवेंट करने के लिए इंडिया के टैक्स के लॉज को। समझ में आ गया, सर्कमवेंट करना। यहाँ से पनामा चले गए, इंडिया को सर्कमवेंट करके बीच में से निकाल लिया इंडिया को। तो ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे आज। सर्कमवेंट को मैनेज, इवेड या सर्कम नेविगेट भी बोलते हैं। वेंट और नेविगेट दोनों का मतलब होता है जाना, है ना। वेंट एंड नेविगेट मतलब जाना, तो ये दोनों वर्ड सिनोनिम है। आज जो वर्ड देखेंगे वो होगा साइड स्टेप। साइड स्टेप भी वही है, साइड में स्टेप रख रहे हो आप। अगला वर्ड है डायस्पोरा। डायस्पोरा का मतलब है प्रवासी ग्रुप। इंडिया से कनाडा में मान लो 10 लाख लोग रहते हैं, दीज 10 लाख पीपल आर इंडियन डायस्पोरा। सभी प्रवासियों के ग्रुप को किसी देश में डायस्पोरा बोला जाता है। तो इसको डायस्पोरा मत बोलना, ठीक है, डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा इन टेक्सास गैदर्ड ऑन द रोड्स टू वेलकम PM मोदी। इंडियन डायस्पोरा जो प्रवासी हैं टेक्सास नाम की स्टेट में US के अंदर, वो इकट्ठे हो गए सड़कों पे स्वागत करने के लिए PM मोदी का। इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स और एमिग्रेंट्स सभी डायस्पोरा के सिनोनिम है। आज ये वर्ड आर्टिकल में आप देखने वाले हैं, डायस्पोरा। लास्ट वर्ड है प्लेबिसाइट। एक वन वर्ड है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह। जनमत संग्रह समझते हैं ना, बहुत कम कंट्रीज में होता है ये, जो डेमोक्रेटिक हैं कंट्रीज वहीं हो सकता है, जहाँ पे लोग वोट करके सरकार को ये बताते हैं कि इस मुद्दे पे हमारी क्या राय है ना। कई बार कई मुद्दों पे आपने देखा होगा अच्छी अच्छी कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट इज ए पब्लिक और पॉपुलर वोट। द गवर्नमेंट शुड होल्ड अ प्लेबिसाइट फॉर अप्रूवल ऑन द फार्म बिल्स। सरकार को एक जनमत संग्रह रखवाना चाहिए, प्लेबिसाइट करवाना चाहिए ताकि फार्म बिल्स पे अप्रूवल लाया जा सके। रेफरेंडम प्लेबिसाइट का कॉमन सा सिनोनिम है। आज आप रेफरेंडम नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। तो बस ये 3-4 वर्ड्स हैं, डिटेल में करवा दिए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे। चलिए एक समरी दे दें आपको आर्टिकल की, किस बारे में लिखा हुआ है। समरी ये है कि इंडिया और कनाडा 2 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको देख करके आपको बड़ा हैरत होगा। हैरत इसलिए होगा क्योंकि बहुत सारे इंडियंस आपको मिलेंगे कनाडा में, भर भर के कॉलोनीज बसी हुई हैं वहाँ पूरी की पूरी। बहुत बड़ा वोट बैंक है पंजाबीज़ का, सिख्स का और गुजरातीज़ का कनाडा में। लेकिन दोनों कंट्रीज़ जो है ना, इनकी गवर्नमेंट्स एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सोती हैं।
ना इंडियन गवर्नमेंट कनाडा को पसंद करे, ना कैनेडियन गवर्नमेंट्स इंडिया को। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कनाडा का कई सारे खालिस्तानी सिख ग्रुप्स को प्रमोट किया जाना। अब ये प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पे सिख्स बहुत ज़्यादा हैं और कैनेडियन गवर्नमेंट अपना वोट बैंक नहीं जाने देना चाहती। अब ये खालिस्तानी इंडिया को तोड़ना चाहते हैं, तो इस पूरे चक्कर में दोनों गवर्नमेंट्स की आपस में तनी रहती है। लेकिन इस साल इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के बहाने अब इंडिया और कनाडा फिर से एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। हमारा आर्टिकल बता रहा है कि ये बहुत अच्छा मौका है नज़दीकियाँ बढ़ाने का। और ध्यान रखना है कि ऐसे मौके पहले भी आ चुके हैं, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे दोनों कंट्रीज एक दूसरे से दूर हो जाती हैं। तो इस बार ऐसी घटनाओं को आपको साइड स्टेप या बाईपास करना है। बस आज इसकी यही समरी है, सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। चलिए आर्टिकल को शुरू करते हैं। कह रहा है जी, एस इंडिया रैम्प्स अप इट्स इंटरनेशनल आउटरीच in the year of its G20 presidency. Better ties with Canada are clearly on the agenda for the government. इतना ही पढ़ लें, लंबा सेंटेंस आगे। कह रहे जैसे जैसे इंडिया रैंप अप करता है, अब रैंप अप, स्केल अप, लेवल अप, अपग्रेड, याद है ना, रैंप बना बना करके अपनाना किसी चीज़ को। कह रहे जैसे इंडिया जो है ऊपर लाने की कोशिश करता है, बड़ा बनाने की कोशिश करता है अपनी इंटरनेशनल आउटरीच को, अपनी अंतर्राष्ट्रीय अप्रोच को। हर कंट्री से इंडिया मिलना चाह रहा है, हर कंट्री को बुलाना चाह रहा है, क्योंकि इंडिया प्रेसिडेंट है G20 का, है ना। और कब? इस साल में, इस ईयर में जो है इंडिया की G20 की प्रेसिडेंसी का। कह रहा है जैसे जैसे ये काम हो रहा है वैसे वैसे क्या हुआ? बेटर टाइज जो हैं, और बेहतर जो रिश्ते हैं, टाइज मतलब रिश्ते, और किसके साथ भाई? कनाडा के साथ। कह रहे ये रिश्ते साफ साफ हैं, क्लियरली एजेंडा पे, प्लान पे हमारी गवर्नमेंट के, फॉर द गवर्नमेंट। अब ये कैसे हैं हमारे रिश्ते, हमारे एजेंडा पे? ये आगे विद लगा के बता रहा है। विद द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर होस्टिंग कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर मेलेनी जॉली फॉर बायलैटरल टॉक्स इन न्यू दिल्ली। कह रहा है ये पूरा काम हो रहा है रिश्तों के सुधरने का हमारे फॉरेन मिनिस्टर, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब के मेज़बानी के करने के साथ ही, होस्ट करने के साथ ही। और मेज़बानी हो रही है कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर की, मैडम मेलेनी जॉली की। और ये सारी मेज़बानी होगी दो तरफा बातचीत के लिए, बायलैटरल टॉक्स के लिए, इस साल नई दिल्ली में। आगे सेंटेंस समझ में? तो हम अपनी इंटरराष्ट्रीय आउटरीच को, इंटरनेशनल आउटरीच को रैंप अप कर रहे हैं, सब कंट्री से रिश्ते बेहतर कर रहे हैं, और इसी बहाने कनाडा से भी रिश्ते बेहतर होंगे। इस साल कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर को हम पहले यहाँ बुलाएंगे इंडिया में। चलिए, इंडिया की वर्ब है रैम्प्स अप, टाइज की वर्ब है आर। रैंप अप आप देख चुके हैं, टाई का मतलब होता है रिश्ता, होस्ट करना मतलब किसी को मेज़बानी करना, किसी को बुलाना, उसकी आप भगत करना। बायलैटरल आप जानते हैं दो तरफा, अगर एक तरफा हो तो यूनिलेटरल, एक तरफा, है ना। कई बार आप देखते हैं ना, एक तरफा मैच हो गया तो इट वॉज ए यूनिलेटरल मैच, है ना, यूनिलेटरल। बायलैटरल मतलब दो तरफा, ट्राइलेटरल मतलब तीन तरफा, जिसके कई तरफा हो उसको मल्टीलेटरल बोल देते हैं। तो इन वर्ड्स को ब्रेक करके याद रखना है आपको, है ना। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी, दिस विजिट ऑफ मिस जॉली who will be in Delhi again for the G20 foreign ministers meeting in March, and later again to accompany Canadian PM Justin Trudeau for the G20 summit, will be followed by several other ministers for other G20 meetings. कह रहे जो विजिट है मिस जॉली की, कह रहे जो मैडम होंगी दिल्ली में एक बार फिर, और क्यों होंगी? G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो होने वाली है मार्च में। तो फरवरी में मैडम को पहले बुलाया, होस्ट किया इनको, आवभगत की इनकी, फिर ये मार्च में फिर आएंगी G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में, और फिर ये तीसरी दफ़ा आएंगी लेटर अगेन, एक बार फिर से आएंगी आगे जाके, अकॉम्पनी करते हुए, कंपनी देते हुए कनाडा के पीएम को, जिनका नाम है मिस्टर जस्टिन ट्रूडो। और किसके लिए भाई? G20 की समिट के लिए, शिखर वार्ता के लिए। कह रहे ये जो विजिट है ना मैडम की, ये फॉलोड बाय होगी, इस विजिट के पीछे पीछे कई और चीज़ें होंगी। और क्या क्या चीज़ें फॉलो करेंगी इसको? बहुत सारे दूसरे मिनिस्टर्स आएंगे दूसरी G20 मीटिंग्स के लिए। तो सिर्फ इनको नहीं बुलाया गया, कनाडा के साथ में जर्मनी, इटली, फ्रांस, है ना, अफगानिस्तान तो नहीं, मतलब समझ गए ना, जो जो G20 में आते हैं उन सभी कंट्रीज़ को, उनके मिनिस्टर्स को यहाँ पे इंडिया में इन्वाइट किया गया। विजिट की वर्ब है विल बी फॉलोड, विजिट के बाद में ये सब चीज़ें होने वाली हैं, पहले होगी विजिट, पीछे पीछे दूसरे मिनिस्टर्स। हु की वर्ब है विल बी, हु आया मिस जॉली के लिए। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब इससे आप समझ गए हैं कि जॉली मैडम की 3 मीटिंग्स होने वाली है 2023 में। अगर आरसी में क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए ना, यहाँ से मीनिंग निकाल लो। कह रहा है जी, अनदर रीजन फॉर द एक्सेलरेशन इन रिलेशंस इज कनाडाज डिटेरियोरेटिंग टाइज विद चाइना। कह रहे जी दूसरा रीजन जो है एक्सेलरेशन का, तेजी का,
एक्सपेडिशन का, रफ्तार का, हमारे रिश्तों में। और वो क्या है, वो है कनाडा के खराब होते हुए रिश्ते, डिटेरोरेट होते हुए टाइज चाइना के साथ में। तो एक रिश्ता, ये एक रीज़न ये भी है कनाडा का इंडिया के नज़दीक आने का, भी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो कनाडा के रिश्ते जो है चाइना से बिगड़ रहे हैं तो इंडिया से अच्छे हो रहे हैं। रीज़न की वर्ब है इस, एक्सेलरेशन का मतलब होता है तेजी, पेस, है ना। डिटेरोरेटिंग का मतलब होता है खराब होते हुए, वर्सन करते हुए, डिग्रेड या डिक्लाइन होते हुए। चलो और आगे बढ़ते हैं। कह रहा जी इन नवंबर कनाडा अनाउंस इट्स न्यू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी दैट मार्क्ड आउट चाइना एज एन इंक्रीजिंगली डिसरप्टिव ग्लोबल पावर। इतना ही पढ़ लेते हैं, और लंबा सेंटेंस है। कह रहा है जी इस पूरे घटना के बाद में चाइना से रिश्ते कैसे बिगड़े बता रहा है। कह रहा है जी नवंबर में पिछले साल कनाडा जो है ना, इसने अनाउंस कर दिया, ऐलान कर दिया अपनी नई इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का। इंडो पैसिफिक आप समझते ही हैं, इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन का कॉम्बिनेशन है, जो इंडिया के नीचे का पूरा एरिया है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी आता है, इंडोनेशिया भी आता है, और पीछे यूएस भी लगता है जा करके। कह रहा है जो स्ट्रेटजी बनाई ना कनाडा ने अपनी, उसको किया अनाउंस, और ये वही स्ट्रेटजी थी जो मार्क्ड आउट करती थी, जो निशान लगा के बाहर करती थी, और किसको, चाइना को। और कैसे चाइना को बाहर करती थी ये, एक इंक्रीजिंगली डिस्ट्रक्टिव ग्लोबल पावर के तौर पे। चाइना एक ऐसी ग्लोबल पावर है जो बढ़ती हुई है लगातार, डिसरप्टिव होते हुए। डिसरप्टिव मतलब डिस्टर्बेंस करने वाला, टर्मोइल लाने वाला, अफरा तफरी मचाने वाला। तो अपनी स्ट्रैटेजी में कनाडा ने यही बताया कि चाइना को हम एक बदमाश कंट्री की तरह देखते हैं। कह रहा है वाइल रिफरिंग टू इंडिया एज अ क्रिटिकल पार्टनर विद शेयर ट्रेडिशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड प्लूरलिज्म। कह रहा है जबकि रिफर करते हुए इंडिया की तरफ एक क्रिटिकल पार्टनर के तौर पे, एक गंभीर दोस्त के तौर पे, और वो दोस्त जिसके शेयर ट्रेडिशंस हैं, जिसके साझे रीति रिवाज हैं, एक तो डेमोक्रेसी के और एक प्लूरलिज्म के। डेमोक्रेसी आप जानते हैं, प्लूरलिज्म का मतलब होता है एथनिक डाइवर्सिटी। हर तरह के लोग आपको इंडिया में मिलेंगे और हर तरह के लोग आपको कनाडा में मिलेंगे, है ना। यही प्लूरलिस्टिक सोसाइटीज़ की पहचान होती है। चलिए कनाडा की वर्ब है अनाउंस्ड, दैट की वर्ब है मार्क आउट। मार्क आउट करना मतलब किसी चीज़ की तरफ ध्यान खींच करके उस चीज़ को बाहर निकाल करके लाना। तो अपनी स्ट्रेटजी में साफ साफ इन्होंने बड़ा सा निशान बनाया चाइना पे और बताया कि चाइना तो बड़ा ही बदमाश देश हमें लगता है। डिसरप्टिव पावर मतलब जो डिस्ट्रप्शन लाए, जो डिस्टर्बेंस लाए, हर तरफ जो ट्रबल पैदा करे, बदमाश आदमी को बोलते हैं डिसरप्टिव। प्लूरलिज्म आप देख चुके हैं, डाइवर्सिटी, विविधता, है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी इन एडिशन कनाडा सर्च फॉर न्यू मार्केट्स टू डाइवर्सिफाई इट्स कंसीडरेबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट विद चाइना कोइंसाइड विद इंडियाज पुश। और ये पुश किसका है, टू कंक्लूड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स विद मैनी कंट्रीज। कह रहा है इसके साथ में एक और स्वार्थ है कनाडा का। कह रहा है जी साथ ही साथ एडिशन में कनाडा की सर्च जो है ना, तलाश जो है, और किस चीज़ के लिए भाई, फोर लगा के बता रहा है, नए बाजारों के लिए, नई मार्केट्स के लिए, जहां ये अपने प्रोडक्ट्स को प्लेस कर पाएँ। और क्यों करना है, क्यों सर्च करना है इनको, ताकि ये डाइवर्सिफाई कर पाएँ, ताकि ये विविधता ला पाएँ। इसकी यानी कनाडा की बहुत ही बड़ी जो कंसीडरेबल इकोनॉमिक इंगेजमेंट है, आर्थिक पार्टनरशिप है, और किसके साथ में, चाइना के साथ। तो यही चाहता है कनाडा कि हमारी चाइना पे डिपेंडेंस कम हो। आर्थिक पार्टनरशिप चाइना से बहुत बड़ी कर ली है, अब नए बाजार खोजेंगे, चाइना के ऊपर थोड़ी सी डिपेंडेंस को कम लाने की कोशिश करेंगे। कह रहा है ये जो तलाश है ना, ये जो ख्वाहिश है चाइना की, ये कोइंसाइड विद होती है, ये जा मिलती है, और किससे, इंडिया के उस पुश से, उस ड्राइव से, उस अभियान से जो है पूरा करने का, कंक्लूड करने का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स को बहुत सारी अलग अलग तरह की कंट्रीज के साथ। तो चाइना, इसको कनाडा को लग रहा है कि हमें तो चाइना से छुटकारा पाना है, और इंडिया जो है ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है आजकल, तो चलो ना, क्यों ना इंडिया से ही कुछ ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जाएं। तो ये भी रीजन है रिश्तों के सुधरने का। कनाडा सर्च की वर्ब है कोइंसाइड विद। कोइंसाइड विद होने का मतलब होता है एक ही वक्त पे होना या एक साथ होना। दो चीज़ें जब एक साथ होती हैं ना, तो वो को प्लस में इनसाइड होती हैं, एक दूसरे के अंदर ही होती हैं। वो समझ रहे हो ना। जैसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। मान लो एक तरफ आपकी नौकरी लग रही है, एक तरफ आपकी शादी हो रही है, तो आपकी मैरिज और आपकी जॉब जो है वो कोइंसाइड विद हो गई। समझ रहे हो ना बात को। तो कोई भी चीज़ें अब साथ में हो जाती हैं, साइमल्टेनियसली अगर होती है, तो इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तोड़ करके याद रखना इसको, को प्लस में इनसाइड, साथ में लगता है इसके विद। चलो और आगे बढ़ेंगे। डाइवर्सिफाई का मतलब आप समझते हैं किसी चीज़ को बड़ा करना और जगह जो फैलाना, ब्रॉडन करना। कह रहे हैं जी वाइल ऑफिशियल्स हैव बीन वर्किंग टू अनाउंस एन अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट दिस ईयर, दे आर ऑल्सो होपफुल ऑफ सिक्योरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सून। अब कह रहे हैं इस डायरेक्शन में काम क्या हुआ, जहां ऑफिशियल जो हैं वो काम कर रहे हैं, हैव बीन वर्किंग, और क्या करने के लिए,
अनाउंस करने के लिए, ऐलान करने के लिए एक अर्ली प्रोग्रेस ट्रेड एग्रीमेंट का। ये छोटा सा ट्रेड एग्रीमेंट होता है, इसमें बस 5 या 10% चीज़ों को अनाउंस किया जाता है और बता दिया जाता है कि हम पूरा एग्रीमेंट अभी करने की प्रोसेस में है। तो कह रहे इस साल जो है अर्ली ट्रेड एग्रीमेंट को ऐलान करने को दोनों कंट्रीज़ के फाइनेंस जो ऑफिशियल्स हैं जहां काम कर रहे हैं, वहीं वो होपफुल भी हैं, वो इस चीज़ के लिए आशा भी है, उनको उम्मीद भी है कि वो सिक्योर कर लेंगे, वो फिनिश कर लेंगे एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को बड़ी ही जल्दी। ये कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है डिटेल्ड, इकोनॉमिक पार्टनरशिप आप जानते हैं आर्थिक साझेदारी, तो डिटेल्ड आर्थिक साझेदारी का एक बड़ा सा एग्रीमेंट भी बहुत जल्दी 1-2 साल में ये पूरा कर लेंगे। ऑफिशियल्स की वर्ब है जी हैव बीन वर्किंग, दे की वर्ब है आर। और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जी द फ्लरी इन बायलैटरल एक्टिविटी इज इन कॉन्ट्रास्ट टू पास्ट डेवलपमेंट्स स्पेशली आफ्टर मिस्टर ट्रेड्यूस disastrous India visit in 2018 and his criticism of the Modi government's handling of the farmer agitation in 2021 that led to the cancellation of diplomatic activity। कह रहे जी जो फ्लरी है, फ्लरी का मतलब होता है अचानक से आने वाली सडन एक्टिविटी होती है ना, और बहुत ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं फ्लरी। जैसे अचानक से हवा आने लगे, बरसात आने लगे बाहर, है ना, तो इसको बोलेंगे फ्लरी। कह रहे जी बायलैटरल एक्टिविटी में जो हवा बरसात आप देख रहे हैं, जो फ्लरी देख रहे हैं, अचानक से होने वाली एक्टिविटी जो देख रहे हैं, कह रहे ये हवाएं जो है ना, ये बिल्कुल उल्टी हैं जी, इन कॉन्ट्रास्ट टू हैं। व्हेन यू आर इन कॉन्ट्रास्ट टू समथिंग, आप बिल्कुल इन कॉन्ट्रावेंशन होते हैं, बिल्कुल उसके उल्टा होते हैं। तो ये बिल्कुल विरोधाभास में है पुराने घटनाक्रम से, पास की डेवलपमेंट से। और कह रहे कब, कह रहे जी खास करके ट्रेड्यू की उस डिजास्टर्स इंडिया विजिट के बाद में जो हुई थी 2018 में। तो मिस्टर ट्रेड्यू जो है कनाडा के पीएम इंडिया में आए थे, इनको कुछ एयरपोर्ट पे लेने नहीं गया, समझ रहे हो, ये इंडिया में घूमते रहे, कुर्ते पजामे पहन के इधर उधर फोटो खिंचाते रहे, इनके साथ में कोई प्रोटोकॉल वाला, कोई नेता, कोई मिनिस्टर, कोई बड़ा आदमी नहीं रहा। खास करके ट्रेड्यू की जो डिजास्टर्स विजिट थी इंडिया की, जिसपे बहुत थू हुई उनकी वहाँ जा करके कनाडा में, इसके बाद में कह रहा है, और इस चीज़ के बाद में जो उनका क्रिटिसिज्म है मोदी गवर्नमेंट के हैंडल करने का पूरे फार्मर एजिटेशन को, किसान आंदोलन को 2020-21 में, और कह रहे ये वही क्रिटिसिज्म है जो लेड टू कर गया इस चीज़ की तरफ, और कहाँ पे, कैंसिल कर देने की तरफ सारी डिप्लोमेटिक एक्टिविटी का। तो किसान आंदोलन के दौरान कनाडा ने बहुत सारे बयान दिए थे, तो हमने कनाडा से डिप्लोमेटिक एक्टिविटी को बंद कर दिया होगा 2020-21 से। तो ये सब कुछ हो रहा है ना, ये बिल्कुल उल्टी गंगा बह रही है, जो पहले खराब रिश्ते थे अब वो सही हो रहे हैं। बात आ गई समझ में। तो ये फ्लरी इन बायलैटरल एक्टिविटी है, इसकी वर्ब है इज। इन कॉन्ट्रास्ट टू मतलब बिल्कुल उल्टा, डिजास्टर्स मतलब तबाही भरी, ये तबाही भरी विजिट थी ट्रेड्यू की इंडिया में। ऐसी विजिट हुई कि ट्रेड्यू ने जाकर के बोला मैं अब जिंदगी में इंडिया नहीं जाऊंगा, है ना, ऐसी उन्होंने कसम खाई थी वहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर। चलो आगे बढ़ते हैं, दैट की वर्ब है लेट टू। आगे क्या हुआ जी, कह रहा जी द टाइज बिगेन टू बी रीसेट आफ्टर ही मेट मिस्टर मोदी ऑन द साइडलाइंस ऑफ G7 समिट इन जर्मनी लास्ट ईयर। कह रहा रिश्ते जो हैं रिसेट होने लगे, फिर से नरम पड़ने लगे, सही होने लगे, जब ये ट्रेड्यू साहब मिले मोदी साहब से G7 समिट की साइडलाइंस पे, G7 समिट के एक्स्ट्रा आवर्स में, है ना, साइडलाइंस का मतलब होता है समिट से एक्स्ट्रा हट करके आप मिल लेते हो किसी से, तो कह रहा है वहाँ मिले जब जर्मनी में लास्ट ईयर, तो वहाँ से दोनों में दोस्ती फिर से होने लगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये विजिट के बारे में ज़रूर पढ़ना, आपको बहुत हैरत भी होगी और मज़ा भी आएगा सुन करके, इसके बारे में पढ़ करके। इंडिया में आए, किसी ने रिसीव नहीं किया इनको, ये घूमते रहे, फोटो वोटो खिंचाते रहे, गुजरात में भी आए। सारा रीज़न ये था कि इंडिया में आने से पहले एक खालिस्तानी रैली के अंदर ये पार्टिसिपेट करके आए थे, इनको पता भी नहीं था ये खालिस्तानी रैली है, इन्होंने बाद में इन्होंने बोला भी कि मुझे तो पता ही नहीं था, है ना, लेकिन इंडिया इस बात से खफा था और इस वजह से ऐसा ट्रीटमेंट इनको 2018 में कैनेडियन पीएम को मिला। चलो आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी सेवरल इश्यूज रिमेन टू बी सॉर्टेड आउट, आगे लगा दिया डैश, और वो सारे इश्यूज आपको बताएगा। कह रहा है जी बहुत सारे इश्यूज बाकी हैं, रिमेन करते हैं, सॉर्ट आउट किए जाने, टू बी सॉर्टेड आउट। अब कौन कौन से इश्यूज हैं भाई जो सॉर्ट आउट करने हैं। न्यू दिल्ली हैज़ कंटिन्यूड टू एक्सप्रेस कंसर्न्स over the resurgence of Khalistani separatism and calls for a referendum amid the Sikh community in Canada। नई दिल्ली ने कंटिन्यू रखा है, जारी रखा है अपने एक्सप्रेस करना कंसर्न्स को, अपनी चिंताओं को दिखाते रहना, और किस चीज़ को लेकर के भाई, रीसर्जेंस को लेकर के, फिर से उभरने को लेकर के, रीसर्जेंस रीअपीयरेंस किसी चीज़ का फिर से इमर्ज होना, रिसर्ज होना, तो फिर से उभरने को लेकर के खालिस्तानी अलगाववादियों के और उन मांगों को लेकर के, कॉल्स को लेकर के जो है रेफरेंडम की, यानी कि जनमत संग्रह की, और किसके चलते ये सारा कुछ हो रहा है, सिख कम्युनिटी के अंदर कनाडा की। तो ये लोग ये बोलते हैं कि इंडिया में, पंजाब में ना आप रेफरेंडम कराओ और पंजाबियों से पूछो, सिखों से, सरदारों से कि आपको इंडिया में रहना है या खालिस्तान बनाना है। तो ये सब मांगों के चलते ही तो इंडिया
और कनाडा के रिश्ते खराब हैं? कह रहा है जी एक तो ये रिश्ता है, जो ये चीज़ है जो सॉर्ट आउट होनी है, साथ ही साथ एज वेल एज साथ ही साथ इंसिडेंट्स ऑफ वैंडलिज्म एंड वायलेंस टारगेटिंग द इंडियन कम्युनिटी देयर। बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं वैंडलिज्म के। वैंडलिज्म का मतलब होता है तोड़ फोड़, बस कहीं कुछ दिख गया उसको फोड़ दिया, किसी गाड़ी की फोड़ दी, किसी का सिर फोड़ दिया। कह रहा है ये जो गुंडागर्दी के जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं कनाडा में और जो वायलेंस हो रही है, टारगेट जो कर रही है इंडिया की कम्युनिटीज़ को, इंडियन लोगों को। समझ में आ गया सेंटेंस? तो ये इश्यूज हैं दैट रिमेन टू बी सॉर्टेड आउट। इश्यूज की वर्ब है रिमेन, दिल्ली की वर्ब है हैज़ कंटिन्यूड। रिसर्जेंस, री इमर्जेंस, किसी चीज़ का री फिर से है ना, इमर्ज या सर्ज होना, उभर करके आना। सेपरेटिज्म समझते हैं आप, अलगाववाद। रेफरेंडम का मतलब होता है पॉपुलर वोट। इसके लिए एक वन वर्ड है, अभी आपको मैंने करवाया ऊपर वो कैप शीट में, याद है ना सभी को? रेफरेंडम के लिए, जनमत संग्रह के लिए, पॉपुलर वोट के लिए एक एडवांस वन वर्ड है जो मैंने अभी आपको करवाया था। सभी लोग टाइप करो कमेंट्स में, लिखोगे तो याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वैंडलिज्म का मतलब मैंने आपको बता दिया, गुंडागर्दी, होलीगनिज्म, तोड़ना फोड़ना, पब्लिक प्रॉपर्टी, लोगों को मारना पीटना, ये कहलाता है वैंडलिज्म। अब एक वर्ड है आर्सन। आर्सन वैंडलिज्म से बहुत मिलता जुलता है। आर्सन का मतलब होता है आगजनी, ठीक है, आगजनी। भाई वैंडलिज्म में क्या होता है, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ते हैं। आर्सन में तोड़ते नहीं है, आग लगा देते हैं। जो दिखा, गाड़ी दिखी, घर दिखा, उसको आग लगा दी। कुछ लोग ऐसा करते हैं ना। और ये जो आर्सन करने वाले काम होते हैं ना, करने वाले लोग होते हैं जो, इनके लिए वन वर्ड इंग्लिश में आर्सनिस्ट। अब आज के क्विज में मैंने आपसे वर्ड पूछा हुआ है, याद रखना। आगजनी करने वाला आदमी, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगाने वाला आदमी कहलाता है, क्या कहलाता है? क्रिमिनल, आर्सनिस्ट। चलो और आगे बढ़े। कह रहा है जी इन एडिशन कैनेडियन प्रोनाउंसमेंट्स ऑन डेवलपमेंट्स इन इंडिया इंक्लूडिंग ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स कैन ऑलवेज सेट ऑफ डिप्लोमेटिक लैंडमाइंस। कह रहा है ये तो झगड़े हैं ही। कह रहे इसके साथ में कनाडा की एक और प्रॉब्लम है। कनाडा की जो कमेंट्स है ना, प्रोनाउंसमेंट्स हैं, जो बैठे बैठे कर देते हैं वहाँ से, और किस चीज़ को लेकर के? उस घटनाक्रम को लेके, डेवलपमेंट्स को लेके जो इंडिया में होती हैं। और जिसमें क्या क्या शामिल है? जिसमें शामिल है राइट्स एंड फ्रीडम्स, अधिकार और आपकी आज़ादियाँ। कह रहे ये जो कमेंट्स है ना, ये हमेशा सेट ऑफ कर सकते हैं, ये कभी भी भड़का सकते हैं डिप्लोमेटिक लैंडमाइंस को, दोनों कंट्री के डिप्लोमेटिक रिलेशन में। लैंडमाइंस, लैंडमाइंस समझ गए ना, ब्लास्ट। तो अच्छे रिलेशन बने, फिर कनाडा कुछ कमेंट कर देगा 15 दिन बाद, 20 दिन बाद कुछ बोल देगा इंडिया की किसी बात को लेके, वहीं से डिप्लोमेटिक जो रिश्ते खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक इश्यू है इंडिया कनाडा का। प्रोनाउंसमेंट्स मतलब कमेंट्स, अनाउंसमेंट्स, फॉर्मल स्टेटमेंट्स। इसकी वर्ब है कैन सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को सडनली स्टार्ट करना। अब याद रखें, इस वर्ड का मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को भी सडनली स्टार्ट कर दिया तो सेट ऑफ कर दिया, अचानक से आपने पढ़ना शुरू कर दिया तो आपने सेट ऑफ कर दिया पढ़ाई को। नहीं, गलत चीज़ों को, किसी बॉम्ब को, किसी माइन को, किसी अलार्म को, किसी डिजास्टर को, समझ गए ना? ऐसी चीज़ जिसमें अर्जेंसी हो, जिसके नाम को सुनते ही आपको कुछ एक्शन लेना पड़े, ऐसी चीज़ के फटाफट से क्विकली स्टार्ट होने को हम सेट ऑफ करना बोलते हैं। जनरली बम, अलार्म और डिजास्टर के साथ में इस फ्रेजल वर्ब को यूज़ किया जा सकता है। तो ये थोड़ी बारीकियां सीखो, है ना, ये क्लोज टेस्ट में काम आती हैं। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है जी दिस हैज़ बीन अ रनिंग थ्रेड इन बायलैटरल टाइज विच हैव सीन मैनी अप्स एंड डाउन्स ओवर द पास्ट डेकेड्स डिस्पाइट अ मैसिव इंडियन डायस्पोरा पॉपुलेशन एंड स्टूडेंट लिंक्स। अब ये वही बात बोल रहा है। कह रहा है जी ये जो ऊपर आप बता रहे हैं ना, यही रहा है एक रनिंग थ्रेड। रनिंग थ्रेड का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, रेगुलर। कह रहे जी यही रोज की कहानी है, यही रनिंग थ्रेड है, यही सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है पिछले 50 सालों के दोनों कंट्रीज के रिश्तों में, जिन्होंने देखा है बहुत उतार चढ़ाव को, अप्स एंड डाउन्स को पिछले कई डेकेड्स में, कई दशकों में। और किसके बावजूद एक बहुत बड़ी इंडियन डायस्पोरा पॉपुलेशन के, प्रवासी आबादी के और स्टूडेंट लिंक्स के। तो इतने इंडियंस वहाँ रहते हैं, लेकिन अप एंड डाउन्स इंडिया कनाडा में चलते आ रहे हैं। दिस इज अ रनिंग थ्रेड। रनिंग थ्रेड आप समझ गए, रोजमर्रा की बात, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जो रोज होती है ना। दिस की वर्ब है हैज़ बिन, विच की वर्ब है हैव सीन। विच आया टाइज के लिए, टाइज प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल है, हैव लगा हुआ है। डाइस पर आप समझ चुके हैं, एक्सपैट्रिएट्स जो इंडिया से जाते हैं बाहर, या कोई भी कंट्री से बाहर जाने वाले प्रवासी, इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स डायस्पोरा कहलाते हैं। कह रहा जी कनाडा वॉज अमंग द फर्स्ट कंट्रीज associated with India's nuclear program, but the relationship ruptured after India's nuclear test in 1974. कह रहा जी कनाडा जो था सबसे पहली कंट्रीज में से एक था, उन पहले देशों में से एक था जो एसोसिएटेड विद थे, जुड़े हुए थे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम से। कह रहा लेकिन रिश्ता जो है वो रप्चर कर गया, रिलेशनशिप टूट गई जब इंडिया ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया 1974 में। ये झगड़ा यहाँ से सारा शुरू हुआ। कनाडा की वर्ब है वॉस, रिलेशनशिप की वर्ब है रप्चर्ड। रप्चर का मतलब होता है फ्रैक्चर होना, ब्रेक होना, टूट जाना, स्प्लिट होना, है ना। फ्रैक्चर और रप्चर एक ही बात है। कह रहा जी व्हेन टाइज बिगेन टू इंप्रूव इन 1980s इट वाज इंडियन एंगर ओवर
कैनेडियन शेल्टर टू सेपरेटिस्ट खालिस्तानी ग्रुप्स बिहाइंड द 1985 बॉम्बिंग ऑफ एन एयर इंडिया फ्लाइट एंड प्रोलॉन्ग ट्रायल। कह रहा है जी जब रिश्ते इंप्रूव होने लगे फिर 1980 में, 80 के दशक में, तो फिर ये चीज़ थी जो थी इंडिया का एंगर, इंडिया का गुस्सा। और किस चीज़ को लेकर के? कनाडा के शेल्टर को लेकर के, कनाडा के पनाह को लेकर के। शेल्टर मतलब पनाह, और ये पनाह किसकी थी? अलगाववादी खालिस्तानियों के ग्रुप्स की, इन आतंकवादियों को। और ये कौन है? ये जो थे 1985 की एयर इंडिया फ्लाइट की बॉम्बिंग्स में शामिल, जिन्होंने एयर इंडिया की फ्लाइट को बॉम्ब किया था, लोगों को मारा था। और फिर इनका एक लंबा चलने वाला जो ट्रायल था उसको लेकर के, तो ये सारा झगड़ा भी था। रिश्ते इंप्रूव होने लगे, लेकिन इंडियन पब्लिक को फिर गुस्सा आने लगा जब ऐसे आतंकवादियों को कनाडा ने पनाह दी और फिर उनका ट्रायल जो है बड़ा लंबा खींच करके उनको सजा दी। टाइज की वर्ब है बिगिन, इट की वर्ब है वॉज। शेल्टर का मतलब है पनाह, रिफ्यूज, हेवन, असाइलम। फ्लॉन्ग मतलब लंबा खींचा हुआ। कह रहा है जी रिलेशंस वर रिस्टोर्ड इन 2010 विद द विजिट ऑफ पीएम मनमोहन सिंह टू कनाडा एंड एन एग्रीमेंट ऑन सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एंड मिस्टर मोदी इन 2015। कह रहा है जी ये सारे रिश्ते जो है रिस्टोर हुए थे, सारे रिश्ते फिर से बहाल हुए थे 2010 में जाकर के। और किसके साथ में? विजिट के साथ में, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की कनाडा में। और एक अग्रीमेंट जो किया था हमने सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन को लेकर कनाडा के साथ, और फिर मिस्टर मोदी की विजिट के साथ में जो हुई थी 2015 में। तो फिर से 2010-15 में रिश्ते ठीक होने लगे थे। रिलेशंस की वर्ब है वर रिस्टोर्ड। रिस्टोर्ड का मतलब होता है बहाल होना, पैसिव वॉइस में लगाया गया, रिश्तों को बहाल किया गया था। मिस्टर मोदी की विजिट जो है ना, विद द विजिट ऑफ पीएम मोदी टू कनाडा इन 2010 एंड विद द विजिट ऑफ मिस्टर मोदी टू कनाडा इन 2015। तो ये जो पूरी तामझाम है ना, दूसरी बार लिखी नहीं गई है, विद द विजिट ऑफ है ना, ऐसा दूसरी बार इसमें नहीं लिखा गया। कह रहा है जी बट दे फ्लैग्ड आफ्टर 2018। कह रहे लेकिन रिश्ते फिर से ढीले पड़ गए, फ्लैग कर गए 2018 के बाद। फ्लैग वर्ब का मतलब होता है ढीला पड़ना किसी चीज़ का। दो मीनिंग है फ्लैग के, किसी चीज़ की तरफ सबका ध्यान खींचना, या किसी चीज़ का झंडा जैसे बिना हवा के कैसे हो जाता है, झंडा बिना हवा के कैसे होता है, लटक जाता है ना, तो वही वर्ब बनाती है फ्लैग वर्ब। रिश्ते वैसे ही बिना हवा के लटक से गए 2018 में ट्रेड्यू के इंडिया में आने के बाद। कह रहा दिस ईयर टाइमिंग एंड इंटेंट सीम ऑन कोर्स फॉर अ लीप इन टाइस विच कुड ब्रिंग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक गेन्स। कह रहा जी अब इस साल जो है ना, जो वक्त है, मौका है, और जो इरादा है, कह रहा है दोनों ही दिखाई देते हैं इस रास्ते पे ऑन कोर्स फॉर। कोर्स मतलब रास्ता, ऑन कोर्स फॉर मतलब इस रास्ते के लिए। और ये रास्ता है एक उछाल का, एक लीप का दोनों के रिश्तों में। और ये वही उछाल है जो ला सकती है स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक गेन्स को, रणनीति और अर्थनीति जो है, आर्थिक जो है, दोनों तरह के मुनाफों को दोनों कंट्रीज के लिए। अब ये सब कैसे होगा? ये सब तब होगा जी प्रोवाइडेड बोथ स्टेट्स या बोथ साइड्स ऑल्सो फोकस ऑन साइड स्टेपिंग द पॉसिबल पॉलिटिकल पिटफॉल्स अलोंग द वे। कह रहा है ये सब कुछ तभी होगा प्रोवाइडेड, जब भी प्रोवाइडेड बीच में आ जाए, कंजंक्शन का काम कर रहा हो, कभी कभी इसके बाद में डैट भी लगा होगा, प्रोवाइडेड डैट, हिंदी बोलते हैं इसको बशर्ते, ठीक है, बशर्ते। तो कह रहा है ये सब तभी होगा बशर्ते प्रोवाइडेड या प्रोवाइडेड दैट, जब दोनों तरफ जो हैं, दोनों साइड जो हैं फोकस ऑन करें, और किस पे? साइड स्टेप करने पे, सरकमवेंट या सरकम नेविगेट करने पे, बचने पे। और बचना किससे है? संभावित राजनीतिक पिटफॉल से, संभावित राजनीतिक ब्लंडर से, डेंजर से, रिस्क से, अलोंग द वे, इस रास्ते के दौरान। तो कनाडा को फिर से कोई कमेंट नहीं करना है, इंडिया को फिर से ट्रेड्यू जब आए तो उनको थोड़ा इज्जत से पेश आना है। तो ये पिटफॉल्स को अगर इन दोनों कंट्रीज ने साइड स्टेप किया ना, तभी ये जो है पॉसिबल हो पाएगा। टाइमिंग इंटेंट दोनों की वर्ब है सीम, विच की वर्ब है कुड ब्रिंग, विच आया है लीप इन टाइज के लिए, साइड्स की वर्ब है फोकस, कंसंट्रेट, इसके बाद में हमेशा ऑन लगेगा। साइड स्टेपिंग करना, किसी चीज़ से बचना, बाईपास करना। पिट फॉल्स मतलब जब आप चल रहे होते हैं तो रास्ते में पिट आता है, गड्ढा आता है, उसमें आप फॉल कर जाते हैं। आपके रास्ते के जो डेंजर हैं जिसमें आप गिर सकते हो, दोज आर कॉल्ड पिट फॉल्स। ऐसे ही दोनों कंट्रीज़ के रास्ते में भी कोई पिट फॉल्स हों, उनको साइड स्टेप करना जरूरी है। मेरे ख्याल से 100% अंडरस्टैंडिंग आ गई पूरे आर्टिकल की। चलो अब आ जाओ फटाफट से अपने क्विज पे। आज ग्रामर बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आर्टिकल ही अपने आप में इंटरेस्टिंग था, फुल ऑफ लेसन्स था। जल्दी से देख लो फर्स्ट क्वेश्चन को। इनमें से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी वो चीज़ नहीं है एक फैक्टर बन के इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट का कारण बन के। तो चारों में से ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से लगता है कि इंप्रूवमेंट नहीं आई है करंटली जो हम देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि चाइना के इस डिज़ायर की वजह से इंप्रूवमेंट नहीं आई है, या आपको लगता है कि चाइना के नेगेटिव सेंटिमेंट जो है चाइना को कनाडा का जो सेंटिमेंट है चाइना का, इसको लेके नहीं आई है, या G20 प्रेसिडेंटशिप को लेकर के नहीं आई है? तो सही रीज़न को आपको चूज़ करना है।
गहरा क्वेश्चन है, जिसने आर्टिकल अच्छे से पढ़ा है वही कर पाएगा। फर्स्ट कमेंट में आंसर डाल रहा हूँ, जाके मैच कर लेना। सेकंड में पूछा है जी, पॉपुलर वोट किसी इश्यू पे जब होता है, जनमत संग्रह, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज करेंगे? तो 2 करवाए थे आपको, दोनों लिख दो तो और भी अच्छा, नहीं तो एक तो आपको आना ही चाहिए। थर्ड में पूछा है जी, ऐसा आदमी जो आगजनी करता है, जो आग लगाता है पब्लिक प्रॉपर्टी को, उसके लिए क्या वन वर्ड यूज करेंगे? आता है आपको ऑलरेडी। चौथे में डायस्पोरा वर्ड का सिनोनिम आपसे पूछा है, सरकम नेविगेट है, रिपैट्रिएट्स है, या एमिग्रेंट्स है? अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट में मैं इसको डिटेल में डाल दूंगा थोड़ा हिंट्स के साथ में, एक आप अपनी ट्राई जरूर से देना। लास्ट है जी, इंप्रूव द सेंटेंस, सेंटेंस को इंप्रूव करें। देखो इंप्रूवमेंट के 2 चांस मिलेंगे आपको इस सेंटेंस में, एक तो लुक वर्ब के वजह से या उसके आसपास, और दूसरा आपको मिल सकता है शायद एंग्री जो है एडजेक्टिव, इसके आसपास। तो हिंट्स दे रहा हूं मैं आपको, अब खुद से ट्राई करो। प्रेपोजिशन की इसमें इंप्रूवमेंट के चांस आपको मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में आंसर डाल दिए, फर्स्ट कमेंट में जाके चेक कर लो। कोई भी क्वेरी हो जरूर से बताना कमेंट्स में ही। मुलाकात दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल है ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है, ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सएप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।